सो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वीवीटी थ्योरी को डिस्कस भी किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने वीवीटी थ्योरी के ऊपर। तो आज भी एक दो क्वेश्चंस करेंगे वीवीटी, देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा है इसको। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्रिस्टल फिल थ्योरी। ठीक है, सीएफटी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो जल्दी से मुझे बताना, इसके आंसर्स करना सभी लोग, अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो क्या क्या याद रखना था देखो। तो सबसे पहला जो याद रखना है हम लोगों को, वो ये याद रखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है, तो हमारे पास दो शेप होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में? तो इसमें हमारे पास दो शेप देखने को मिलेंगे। एक होगा हाइब्रिडाइजेशन। एक का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक का हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp3। और दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन होगा, बताओ, DsP2। तो DsP2, यानी चार वाली में दो केसेस पॉसिबल है, आइदर sp3 और DsP2। sp3 कब होगा और इसकी क्या क्या खासियत होगी? तो sp3 जब होगा, जब बताया था मैंने, जब भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। दूसरा क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक है DsP2 और एक है sp3। तो किसको क्या बोलने वाले हैं भाई? sp3 में एक को बोलेंगे हाई स्पिन, एक को बोलेंगे लो स्पिन। तो ये क्या होगा? हाई स्पिन। ठीक है, ये अपना हाई स्पिन बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जबकि ये क्या बनाएगा? लो स्पिन। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, एक को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और एक को आउटर। तो ये क्या हो गया? आउटर या इनर? तो ये हो जाएगा हम लोग का आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसका सबका उल्टा लिख दो यहाँ। ठीक है, कि यहाँ पे सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, all are paired electrons, and due to paired electrons they are diamagnetic, they are diamagnetic। तो वहां पे सब पैरामैग्नेटिक थे, ये सभी के सभी डायामैग्नेटिक हैं। तीसरा, दे आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अभी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ज्यादातर सीएफटी में पढ़ेंगे, अभी बस आइडिया दे रहा हूँ। और इसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीजें याद रखनी थी। याद है क्या सबको ये मेन मेन चीजें? है ना? जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों को क्या दिया था, बताओ जल्दी। आपको एग्जांपल के लिए दिया था मैंने एक, कि मान लो मेरे पास ये NiCl4 है, NiCl4 है -2, और यहाँ पे है NiCN4 -2। दोनों के केस में क्या क्या आएगा? तो दोनों कैसे समझ सकते हो? कैसे बताया था कि सबसे पहले आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टेप 1 में क्या बताया था? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर? जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा Ni, जिसका निकालना उसको x लो। Cl पे हमें पता है -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4, -4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो x की वैल्यू आ गई है बेटा 2। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। कितना आया? 2। तो ये तो क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद। तो आफ्टर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड स्टेप होगा जो मैंने बता दिया था, वैसे तो सीएफटी के लिए यूज करेंगे, पर यहाँ पे उससे काम चला सकते हो तुम। क्या कि वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? तो यहाँ पे बताओ, वो सीरीज याद रखो। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सीलेटो पानी सुनो, ईडीटीए एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो ये सीरीज याद कराई थी मैंने आप लोगों को। ठीक है, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, ईडीटीए एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। तो अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं, ठीक है, राइट, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम देखते हैं लीगेंड का नेचर। तो Cl इज अ वीक फील्ड लीगेंड। आई बर्बादी सनी क्लास, क्लास मतलब Cl स्टार्टिंग में ही आ रहा है। हमने बताया था जैसे जैसे दूर जाते हैं, लास्ट में कनाडा कोलंबो यानी Cn और Co वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स है। तो ये तो वीक लीगेंड है।
ठीक है, ये क्या है, वीक लिगेंड। तो याद रखना है भाई आप लोगों को, ये वीक लिगेंड। और जो वीक लिगेंड है सॉरी, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या फर्क आ रहा है, तो उसको भी देखो। तो अगर मैं बात करूं इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो कैसे समझाया था हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कि पहले आप ऑर्बिटल डायग्राम बना लो फटाफट। तो सबसे पहले डी के 5 ऑर्बिटल बनाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये बन गए आपके डी के ऑर्बिटल। फिर आप चलो 4s की तरफ, 4s भी बन गया। फिर आप चलो 4p की तरफ, तो ये भी बन गया 4p। अच्छा, एक चीज मिस हो गई, ये X2 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि निकल पे +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब निकल +2 पे कितना होता है, ये भी याद करने का तरीका बता दिया था। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी। निकल कॉपर जिंक यानी 3D8। क्या बताया था, 3D8 पे आ रहा है, +2 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने सबको +2 में ही याद कर रखा है। तो दिस इज 3D8। बस हो गया काम। 8 इलेक्ट्रॉन है, फिल करो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, अगेन 6 7 और ये 8। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए हैं। अब यहीं पे देखना है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का केस। अगर लीगेंड वीक है तो जैसा है वैसे ही छोड़ दो, ये आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे। और अगर यहीं पे क्लोरीन की जगह CN होता स्ट्रॉन्ग लीगेंड, तो ये जो लास्ट के जो दिख रहे हैं ये भी आपस में पेयरिंग करके डबल बना लेते, मतलब एक पेयरिंग कर लेते, कपल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, तो यही चीज याद रखनी है वीक और स्ट्रॉन्ग के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा फिर अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होने वाला है कि अब आपके पास कितने लिगेंड्स हैं, 4। तो 4 जगह मिल गई, एक जगह यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3, इन टोटल 4। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गया, sp3। तो ये निकल के आ गया है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। क्लियर है, तो ध्यान रखना। समझ आया, क्लियर है, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया। डन। और देखो मैंने इसको क्या क्या बोला कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, देखो बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है, देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। दूसरा हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ना, 2 हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चलते क्या हो गया, ये हाई स्पिन। ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया है, अंदर वाला डी यूज में नहीं आया है, जो 3D का डी है उस ऑर्बिटल को यूज नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन के लिए। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नॉट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब वहीं पे NiCN4 होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब कुछ सेम आता, ठीक है, वो तो सब कुछ सेम ही सेम आ रहा है। लास्ट स्टेप होता हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो 3D का डायग्राम बनाते, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। फिर आप बनाते 4s, फिर आप बनाते 4p। डन। तो दिस इज 3D, दिस इज 4s, दिस इज 4p। फिर वो 8 इलेक्ट्रॉन भरते, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि यहाँ पे जो लीगेंड है CN, वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड। तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती, ये पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग हो गया का मतलब क्या है, पेयरिंग होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ गए 2 8। तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमारे पास ये खाली बच गया है। अब हमारे पास लिगेंड कितने हैं, 4। तो एक ऑर्बिटल ये खाली है ना, तो यहीं से शुरू कर दो। ठीक है, तो 4 है, तो एक लिगेंड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। एक डी का ऑर्बिटल, एक एस का ऑर्बिटल, 2 p के ऑर्बिटल, DsP2। तो इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, एन की वैल्यू 0 है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट मींस दे आर डायमैग्नेटिक। लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तब तो बोलते हैं हाई स्पिन लो स्पिन, तो लो स्पिन। और इनर ऑर्बिटल क्यों बोला, क्योंकि अंदर वाला डी पिक्चर में आया है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब मुझे जल्दी से बता दो, ये दोनों केस क्लियर हो गया क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ए और बी दोनों केसेस बता दो, या कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो एक बार फटाफट जल्दी से। कोई भी डाउट हो यहाँ तक, यू कैन आस्क।
बताओ भाई, कोई डाउट नहीं है? नो डाउट। समझ आया कि नहीं एटलीस्ट ये तो बताओ। मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि समझ आया कि नहीं आप लोगों को। जल्दी कंफर्म करो। चलो, अब देखो, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो वहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज है। वहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज है। या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ठीक है, या होगा d2sp3, या होगा d2sp3। तो या तो होगा sp3d ये वाला, या होगा d2sp3, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है जी, sp3d या d2sp3, दोनों का शेप होगा ऑक्टाहेड्रली, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। अब इसमें मैं चीज बताता हूँ तुम्हें क्या क्या याद रखना है। जब भी sp3d होगा, sp3d आउटर वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहली चीज, बाहर वाला डी काम में आएगा। दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा, इसमें हमेशा आपको हाई स्पिन देखने को मिलेगा, तो हाई स्पिन होगा। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और भी से ये पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा। डन। यहाँ आ जाओ, इसका उल्टा सब कुछ। दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा, ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन होगा। तो ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन होगा। थर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सभी के सभी पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। पेयर इलेक्ट्रॉन्स के चलते क्या हो जाएगा ये, डायामैग्नेटिक। डन। तो ये याद रखना है, sp3d और d2sp3, पैरा कब होगा, डाया कब होगा। डन। जल्दी बताओ भाई, कोई डाउट हो इसमें तो नहीं? क्लियर है ये चीज? एग्जाम्पल कर लें फटाफट इसका भी। तो चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका भी, ताकि ये वाली चीज भी हमारी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या कहानी है और किस तरीके से ये आ रहा है हम लोगों का। ठीक है, चलो भाई करते हैं एग्जाम्पल 6 के केसेस में। ये नोट कर लेना भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानो मेरे को किसी ने दिया है FeCN6, FeCN6 -4, और बोला है कि इसका आप निकाल के बताएं सब कुछ, वेदर इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो भी कहानी है पूरा निकालें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है, साफ से पता लग गया। ये ऑक्टाहेड्रल का केस है, 6 का, 4 का नहीं है।
सबसे पहला स्टेप वही है जो हम करते आए हैं, स्टेप नंबर 1। क्या है वो? स्टेप नंबर 1, टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है। फाइंड फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, करो फाइंड। तो सबसे पहले फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा? Fe को लिया x, इसको किया साइनाइड में -1 का चार्ज होता है, तो -6 इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? +2। x इज इक्वल टू +2, यानी Fe पे कितना चार्ज आ गया है? +2 का। अब +2 मतलब क्या हो गया? 3d6। तो ये 3d6 हो गया। ठीक है। तो Fe+2 पे कितना हो गया है? 3d6 आ गया है, याद रखो। तो Fe+2 पे 3d6 का चार्ज हो गया, देखने को मिला है 3d6। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe+2 हैविंग 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप नंबर 2 चलो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है? लिगेंड को आइडेंटिफाई करो। तो सी एन इज अ वीक और स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग लिगेंड लास्ट में आता है। कनाडा एंड कोलंबो है ना लास्ट में सबसे ज्यादा, तो क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये तो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, राइट। नाउ अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा भाई? स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसका। कैसे निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन, बताओ तो जब निकाले हाइब्रिडाइजेशन। चलो, तो पहला तो बनेगा डायग्राम इसका डी ऑर्बिटल का। ठीक है। तो ये बन गया 3D। फिर बनाओ 4s, फिर बनाइए 4p। अगर जरूरत पड़ी तो 4D भी बना सकते हैं, नहीं पड़ी तो कोई जरूरत नहीं, राइट। सो डिपेंड्स करता है नीड पे। अगर जरूरत पड़ती है 4D की तो आप 4D भी बनाओ, अदरवाइज 3D 4s 4p सफिशियंट। नाउ मुझे जल्दी से बताओ, Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया है? दैट इज 3D6। अब 6 को फिल करो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा आपका एक 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी सब कुछ एज इट इज है। नाउ अब यहाँ पे मुझे बताओ, सिंस द लीगेंड इज स्ट्रॉन्ग, लीगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इस केस में पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, बताओ जल्दी से। अभी अभी समझाया तुम लोगों को लास्ट एग्जाम्पल करा के, तो उसको एकदम अच्छे से बताओ जल्दी। अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या इसमें पेयरिंग होगी? यस और नो, फटाफट जल्दी बताओ। पेयरिंग विल अकर और नॉट? कोई रिस्पॉन्सेज नहीं है तुम्हारी तरफ से, है? देखो, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की बात होती है तो डेफिनेटली पेयरिंग तो होगी, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो पेयरिंग डेफिनेटली होगी। अगर वीक लिगेंड्स होता तो नहीं होती। इन्हें अब डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। बनाते हैं फटाफट। यानी पेयरिंग कुछ इस तरीके से हो गई।
2 2 4 2 6, इस तरीके से सबकी पेयरिंग हो गई। तो देख रहे हो, 2 ऑर्बिटल खाली रह गए। अब हमारे पास लिगेंड कितने हैं टोटल? 6 लिगेंड्स हैं। चलो रखो, एक लिगेंड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। तो शेप क्या देखने को मिल रही है, जल्दी बोलो। शेप हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है? D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन दिख गया D2sp3। और मैंने क्या कहा था? D2sp3, अभी बातें भी कर लेते हैं। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं, सभी के सभी पेयर्ड है। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पहली चीज। दूसरा देखो, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट, दूसरी चीज, तो पैरामैग्नेटिक भी नहीं है, डायामैग्नेटिक है। अगला, लिगेंड ने कौन सा डी ऑर्बिटल यूज किया अंदर? तो दिस इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो गया। तो ये सारी चीजें समझ सकते हो। तीसरा, हाई स्पिन लो स्पिन। ऑब्वियसली लो स्पिन, जब भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन ही होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। तो देखो क्या सारी बातें प्रूफ हो गई जो मैंने बताई थी D2sp3 का, कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन होगा, सारे के सारे पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और डायमैग्नेटिक होगा। तो सभी की सभी बातें बिल्कुल ही करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। वही इसकी जगह पे अगर कोई वीक लिगेंड होता, वीक लिगेंड, उसका भी एग्जांपल करेंगे, तो सारी केसेस उल्टा देखने को मिलता। वीक लिगेंड का मैं कहने का मतलब क्या है, कि मान लो आपके पास ऐसा कुछ एग्जांपल होता, FeCl6, और यहाँ पे -4। ठीक है, तो क्या करते सबसे पहले? स्टेप वन जाते, क्या निकालते? फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले निकालते फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे दिखता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताओ। कैसे निकालते? ये हो जाता x -6, क्लोरीन पे -1 होता है, -4। तो x इज इक्वल टू +2, यानी Fe के ऊपर क्या चार्ज आया? +2। +2 मतलब 3d6 अगेन। नाउ इन स्टेप 2 you have to identify the ligand, since chlorine is a weak ligand। स्टार्टिंग में आ जाता है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। क्या करें फिर नेक्स्ट भाई? तो चलेंगे स्टेप 3 पे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने। हाइब्रिडाइजेशन निकालने, कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन? देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके से निकलेगा। चार ऑर्बिटल, ये एस का हो गया, ये पी का हो गया, यहाँ पे एक और डी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, नाम दो, 3d, 4s, 4p, 4d। 3d, 4s, 4p, 4d। 3d के इलेक्ट्रॉन्स को भरो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या इसमें पेयरिंग होगी? ये वीक लिगेंड है, पेयरिंग होगी इसमें क्या? बताओ बताओ, पेयरिंग होगी इसमें? नहीं होगी। तो इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? अब आपके पास 6 लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड आया यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा लिगेंड यहाँ, छठा लिगेंड यहाँ, यानी टोटल क्या बन गया कहानी?
क्या बन गई कहानी भाई, बताओ। तो कहानी बन गई है टोटल sp3d2। तो ये sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सारी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। पहला, क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। तो दे हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी के चलते ये क्या कहलाएंगे? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई यहीं पे कि ये सभी के सभी पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। हम्म। दूसरा देखो, हाई स्पिन लो स्पिन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली दे आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, डन। तीसरा देखो, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पैरामैग्नेटिक बोला, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बना रहे हैं। नेक्स्ट, इनर ऑर्बिटल की आउटर, तो आउटर वाला डी काम में आया है, ना कि इनर वाला डी। तो दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सारी चीजें बता दी, और यही सब तो मैंने बताया था यहाँ पे जब स्टार्ट किया, कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट आ गई आपके सामने। डन। तुम चाहो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो, अगर चाहो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालो। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू, ये फॉर्मूला यूज करना है। यूनिट होती है बीएम। डन। यूनिट होती है इसकी बीएम। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, अंडर रूट एन, एन प्लस टू। डन। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए थे बेटा? यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये आए थे 1 2 3 4। तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 4 जा अंडर रूट 24। सबको पता है 25 का रूट 5 होता है, तो दैट इज 4.9, 4.90 pm। तो ये हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 4.90। बोहर मैग्नेटन। क्लियर है? तो 4.90 बोहर मैग्नेटन इसका करेक्ट आंसर था। डन। तो इस तरीके से आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट आउटर पता कर सकते हो, इनर पता कर सकते हो, सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया तुम लोगों को। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस, तो दोनों को एक्सप्लेन कर दिया वीवीटी में। तो इसी तरीके से आप लोगों को वीवीटी में करना है, इसी तरीके से, और कुछ नया तरीका नहीं है, यही याद करना है। अगर इस तरीके से करोगे तो आसानी से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे वीवीटी। वीवीटी का ये एडवांस वर्जन है सीएफटी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं कि सीएफटी की भी क्या बात हो रही है क्या नहीं। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आता है पिक्चर में। तो बेसिकली द इंटरेक्शन बिटवीन दिस लीजेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सब्जेक्टिव टू कॉल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। जैसे बीबीटी थ्योरी में कहता था कि ओवरलैपिंग के द्वारा ही मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कहता है कि यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, वो बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मतलब चार्जेस होते हैं कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब ये पूरी कहानी ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, जबकि वो कह रहा था कि ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो याद रख लेना है कि देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन लीगेंड एंड द सेंट्रल एटम। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, interaction, electrostatic interaction between ligand, between ligand and central metal atom। ठीक है, याद रखना,
यानी ओवरलैपिंग नहीं होती मेटल और लिगेंड के बॉन्ड में, क्या होती है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, एंड देयर इज रिपल्शन, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि देयर इज रिपल्शन, रिपल्शन भी हो रहा है किसके बीच, सो रिपल्शन बिटवीन ligand and repulsion between ligand and central metal atoms and central metal atom, and due to this energy बढ़ रहा है, energy increases, ड्यू टू दिस एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डन। तो पहला, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ओवरलैपिंग नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा हो रहा है। दूसरा, रिपल्शन हो रहा है इन दोनों के बीच, क्योंकि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में एक क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, जिसके चलते एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर मैं बात करूं, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड नहीं है तो, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड all d orbital have same energy, all d orbital, all d orbital have same energy। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना कि अगर मैं बोलूं कि इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड नहीं है तो उनके एब्सेंस में जितने भी डी ऑर्बिटल्स है ना, उनकी सबकी सेम एनर्जी है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डी जेनरेटेड ऑर्बिटल, इसी टर्म को क्या बोलते हैं, डी जेनरेट ऑर्बिटल, डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। कोई पूछे आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय डी जनरेट ऑर्बिटल, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना कि जब लीगेंड नहीं होता है, इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड, जितने भी डी के ऑर्बिटल है, पांच के पांच, उन सबकी सेम एनर्जी होती है, दिस इज कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो डी के पांचों ऑर्बिटल्स का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को, जरा ध्यान से समझना कि डी के कौन पांच ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो पांचों ऑर्बिटल्स की डायग्राम बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डी एक्स वाई की, मान लो एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, तो मैं क्या बना रहा हूँ, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई कैसे होगा, इस तरीके से, ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी एक्स वाई। ठीक है, यानी एक्स और वाई के प्लेन के बीच में है ये, तो ये शेप होता है डी एक्स वाई ऑर्बिटल का। उसी तरीके से अगला शेप बनाता हूं मैं, अगले ऑर्बिटल का शेप बना देता हूँ, उसका नाम देता हूँ जेड वाई। ठीक है, तो ये हो गया वाई और जेड, बस इसके बीच में बनाना है आप लोगों को। तो वही इसी तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, डन। तो ये क्या बन गया भाई, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका डी जेड एक्स ऑर्बिटल का डायग्राम। उसी तरीके से एक और बना लो, चलो। तो इसका नाम देते हैं कुछ, तो ये है हमारा जेड एक्स, सॉरी, जेड एक्स तो बना लिया ना, अब देते हैं हम लोग जेड वाई बना लेते हैं, ये जेड वाई था, सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, जेड और वाई के बीच में बना है, टी जेड वाई। अब जेड एक्स बनाते हैं, तो ये बन गया डी जेड एक्स। तो ये तीन ऑर्बिटल बन गए, दो और रह गए, ठीक है, उन दोनों को भी देखते हैं। तो अगला जो इसका ऑर्बिटल है उसका क्या नाम है भाई, उस ऑर्बिटल का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बनाते हैं, तो ये रहा हम लोग का वाई एक्सिस, ये रहा हम लोग का एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ना ये बिल्कुल एक्सिस पे होता है, ये बिल्कुल एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, एक्सिस के एकदम सामने, ये बिल्कुल एक्सिस पे होते हैं, अलोंग द एक्सिस। और ये दोनों कितने थे, दो एक्सिस के प्लेन के बीच में थे, और ये बिल्कुल एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो एक्सिस है ना, तो यहाँ पे ही होंगे एकदम ये। ठीक है, इस तरीके से। तो ये शेप बन गया हम लोग का डी एक्स स्क्वायर
और वाई स्क्वायर का। एक और ऑर्बिटल रह गया, ये हो गया हम लोग का डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे होता है ये डी जेड स्क्वायर, इसको भी देख लो एक बार। डी जेड स्क्वायर की बात कर ले, तो ये रहा हम लोग का जेड एक्सिस। तो एक तो पूरा एक्सिस पे रहेगा ही रहेगा, जैसे डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रह रहे थे, और एक पूरा ऐसे घूमता होगा, तो ये डी जेड एक्स स्क्वायर हो गया। तो बस तुम्हें आइडिया ये बताना है कि डी एक्स वाई प्लेन के बीच में ऑर्बिटल्स होते हैं, वाई जेड जेड वाई तीन हो गए प्लेन, यानी ये तीन ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके ऑर्बिटल्स प्लेन के बीच में रहते हैं, और इनको कंबाइनली हम बोलते हैं T2G। इनको एक नाम देंगे T2G। और ये दो जो इस पे ऑर्बिटल उनके एक्सिस के अलॉन्ग रहते हैं, इनको बोलते हैं ईजी। ठीक है, अभी बात करेंगे ईजी और T2G की डिटेल में। तो यहां तक क्लियर है क्या, एक बार जल्दी बता दो। ये पांच ऑर्बिटल समझ आया, डी के। और तीन जो है वो प्लेन के बीच में ऑर्बिटल लाई कर रहे हैं, जिसका नाम दिया T2G। और एक दो ऑर्बिटल है जो एकदम प्लेन पे ही मतलब जो प्लेन में नहीं, जो बिल्कुल एक्सिस पे ही है, दैट इज कॉल्ड ईजी। अब देखो होता क्या है, तो एक और मुझे लेने दो ऐसा ही। वेट वेट वेट, ठीक है। देखो एक चीज बताऊं तुम्हें, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये रहा, मान लो ये तीन एक्सिस हो गए। ठीक है, मैंने बोला ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तीनों एक्सिस हो गए। मैं बोल रहा हूँ लीगेंड आ रहे हैं हर बगल से। एक लीगेंड इधर से आ रहा है अटैक करने, एक लीगेंड इधर से आ रहा है अटैक करने। ठीक है, इधर से एक लीगेंड इधर से आ रहा है अटैक करने। तो लीगेंड आ रहे हैं अटैक करने भाई खूब। इधर से लीगेंड आ रहे हैं, इधर से लीगेंड आ रहे हैं। ये लीगेंड का अटैक है चारों बगल से। अब देखो बेटा होगा क्या, यानी अगर लीगेंड जाएगा जब इलेक्ट्रॉन देने, तो रिपल्शन होगा। ये बात हम लोगों ने अभी भी पढ़ी कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बनेगा रिपल्शन होगा। रिपल्शन ज्यादा कहाँ होगा ये बताओ। भाई लिगेंड जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी एक्सिस पे ही डी के ऑर्बिटल्स भी हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों एक्सिस पे ही तो थे, और ये भी जा रहा है। यानी अगर लीगेंड और वो, क्या नाम है, कि अगर लीगेंड हो गया और डी ऑर्बिटल जो है एक्सिस पे, वो सामने सामने टकरा गए, तो उसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी अगर मैं बोलूं कि एक लीगेंड है जो एक्सिस के थ्रू जा रहा है, और वहां पे जो डी ऑर्बिटल है वो प्लेन में है और एक बार एक्सिस पे है, तो ज्यादा रिपल्सन कहाँ होगा, जो एक्सिस पे है वहां पे ज्यादा रिपल्सन होगा। तो एज अ रिजल्ट हुआ क्या, देखने को क्या मिला, ध्यान से समझो, कि जो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स है, इसकी एनर्जी बहुत 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 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डी एक्स वाई। रिपल्शन डोमिनेट। और भी से हम ऐसे सीधा लिख सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और इस दोनों सेट को क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल, ईजी सेट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, T2G, T2G सेट। यानी ये तो तुम्हें बहुत अच्छे सब क्लियर हो गया कि ये दो ऑर्बिटल्स जो होंगे उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और बाकी के जो तीन ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बहुत ही कम रहने वाली है, और उसको क्या बोलेंगे, T2G सेट। ठीक है, तो एक T2G हो गया और एक EG हो गया। अब जल्दी से कंफर्म करो भाई, ये क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब बनाने फटाफट ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, किस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी दिखाई देती है। देख, तो इसमें भी हाई स्पिन लो स्पिन आ गया। तो हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया भाई, जो अभी वीवीटी में पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज कॉल्ड हाई स्पिन। और जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज कॉल्ड लो स्पिन। ये बनता है हमारा पूरा डायग्राम। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट डायग्राम वायग्राम बना बना के कि पूरी क्या क्या कहानी आ रही है। तो उससे पहले मैं एक चीज बता दूं तुम्हें। हाँ, अब देखो बेटे, ये है आपका डी के
ऑर्बिटल्स का डायग्राम, पहले इसको समझना है उसके बाद समझेंगे बाकी। तो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल के लिए। डी के 5 ऑर्बिटल्स थे यहाँ पे, कितने ऑर्बिटल्स थे? 5, ये वाले 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पांचों ऑर्बिटल में से दो ऑर्बिटल तो ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है तुम्हें अभी रीजन बताया है, वो एक्सिस के अलाउंग है। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और तीन ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी कम है। इसको क्या बोल रहे हैं? टी टू जी, और उसको क्या बोल रहे हैं? ईजी। देखो नाम भी लिखा है, टी टू जी और ईजी। ठीक है। अब देखिए, ये डेल्टा ओ क्या बता रहा है? इस चीज को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे कितना एनर्जी डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, इनके बीच एनर्जी डिफरेंस कितना है दोनों के बीच। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैरी सेंटर। बैरी सेंटर एक हाइपोथेटिकल लाइन है, जब मान के चलते हैं जहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल है इन सबकी एनर्जी बराबर होगी। तो कौन सा पॉइंट होगा भाई जहाँ पे बराबर होगी? मैं बोलूँ ऊपर दो ऑर्बिटल है, तो दोनों की एनर्जी को रख दो 0.06। तो 0.06 इंटू दो ऑर्बिटल कितना हो गया? 1.2 एनर्जी। उसी तरीके से नीचे रख दो 0.4 इंटू 3, तो ये भी 1.2 हो गया माइनस का। तो ये एक ऐसा पॉइंट है बैरी सेंटर जिसपे हम मान के चलते हैं कि दोनों की एनर्जी क्या होगी? लगभग बराबर होगी। क्लियर है? तो यहां से हमारा एक चीज निकल गया कि सबसे पहले ये एनर्जी गैप हो गया, ये तीन ऑर्बिटल्स हो गए, और ये दो ऑर्बिटल्स हो गए। अब यहां से केस हमारा शुरू होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा डायग्राम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का, ये नॉर्मल सा ग्राफ। अब यहाँ से दो तीन केसेस शुरू होंगे जो तुम्हें ध्यान से समझने हैं। क्या समझने हैं भाई? उसको बनाते हैं फटाफट जल्दी से। देखो, जो आप लोग को यहाँ पे समझना है, जो ध्यान रखना है, वो क्या है? देखो, समझने वाली चीज ये है यहाँ कि अगर मैंने बोला, दो केस लूंगा मैं। दो केस मतलब, अगर लीगेंड स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग लीगेंड हुआ, अगर लीगेंड क्या हुआ? स्ट्रांग, तो भाई रिपल्शन कराएगा ज्यादा। तो अगर स्ट्रांग लीगेंड हुआ तो डेल्टा ओ की वैल्यू होगी ज्यादा, स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। अब देखो इस केस में डायग्राम कैसे बना। पांच लीगेंड बनाते हैं फटाफट जल्दी से। नीचे तीन, ऊपर दो। नीचे को बोला T2G, ऊपर को बोला Eg। और मान लो, लेट अस अज्यूम कर लो, मुझे D5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ये सब तो निकल जाएगा ना जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, D5 है D6 है जो भी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। D5 को फिल करना है, पहला इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी, दूसरा, तीसरा। अब आएगा डाउट कि चौथा इलेक्ट्रॉन मैं यहां से रिपीट करना शुरू करूं या ऊपर भरूं। तो वो डिपेंड करेगा इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है। वो कैसे पता लगेगा? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर वीक लिगेंड हुआ तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। याद रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। तो जब भी एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे ही भरोगे, फिर पांचवा भी नीचे भरोगे। यानी ये हो गया T2G में तो आ गया 5 इलेक्ट्रॉन, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, जीरो। तो T2G5 Eg जीरो। ठीक है, T2G5 और Eg कितना हो गया? जीरो हो गया। तो ये है अपना केस, किसका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। अब इसका उल्टा, D5 ही भरना है। अब मैंने बोल दिया कि मेरे पास वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में क्या होगा? अगर वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी कम है मतलब ये गैप ज्यादा नहीं, ये बहुत लेस गैप है। ठीक है, अगर गैप कम है मतलब कैसे भरोगे 5 इलेक्ट्रॉन? एक, दो, तीन, चौथा ऊपर चला जाएगा, चार, पांच। मतलब ये T2G में 3 रहा, Eg में 2 रहा। समझ आया? यानी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल्टा ओ ज्यादा होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भरना है। और अगर ये वीक लिगेंड रहा तो डेल्टा ओ कम होगा, इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर भर सकते हो। अब इसी से देखो ना, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब निकल जाएगा। यहाँ पे मैं बोलूँ तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो अंदर वाले दो ऑर्बिटल खाली है ना, तो यहीं पे लिगेंड्स भर जाएंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है D2sp3। जबकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, ये तो भर गए,
तो बाहर वाला यूज होगा sp3d2। इसी से पता लग रहा है d2sp3 है मतलब इनर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है मतलब लो कॉम्प्लेक्स है। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लो कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक भी है, ठीक है। यह हाई कॉम्प्लेक्सेस है, देखो पांच के पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसने आउटर ऑर्बिटल बनाया, और ये हाई स्पिन भी है, हाई स्पिन। और ये क्या था, लो स्पिन। ठीक है, तो चीजें लगभग वही हैं, बस इससे कहानी थोड़ी आसान हो जाएगी। इसने थोड़ा अच्छा एक्यूरेट मीनिंग दिया हम लोगों को। ठीक। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों पैरा है, पर ऊपर वाला कम पैरा है, नीचे वाला ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको फाइंड आउट करोगे। समझ आया सबको? तो ये है भाई पूरी कहानी आपकी इसके अंदर। तो ये है सीएफटी पूरा। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम सीएफटी के भी क्वेश्चंस करेंगे। टिल तुम लोग वीवीटी और सीएफटी का जो ये वाला पार्ट कराया है कि व्हाट इज सीएफटी, कैसे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है, क्या होता है हाई स्पिन लो स्पिन, किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में डेल्टा ओ क्या होगा, वीक लिगेंड के केस में डेल्टा ओ क्या होगा, और किस तरीके से ये डेल्टा ओ एस सी अपॉन लैम्डा पे डिपेंड करता है, इसको भी पढ़ेंगे। कि वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है डेल्टा ओ। ठीक है, तो इन सबको हम लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। अभी के लिए इतना ही। तो अगर कोई डाउट हो तुम लोगों को तो फटाफट पूछ लो एक बार मेरे से। किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो भाई फटाफट। Anyone having any kind of doubt, tell, you can ask. नो? तो चलो ठीक है, एंड करते हैं फिर क्लास को। कल मिलते हैं और कल फिर इसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है।